नमस्कार, मैं नंदिनी राणा स्वागत करती हूँ आपका इंटू फर्टिलिटी के स्पेशल फेसबुक लाइव सीरीज में। और इस स्पेशल फेसबुक लाइव आज हम इंदौर में हैं, इंदिरा आईवीएफ के सेंटर में, जहां हम निसंतानता और इनफर्टिलिटी के बारे में कुछ बातें करेंगे। आप हमारे साथ इससे जुड़े सभी सवालों के जवाब हमारे पैनलिस्ट के थ्रू जान सकते हैं। हमारे आज के पैनलिस्ट हैं डॉक्टर योगिता परिहार, डॉक्टर दीक्षा तिवारी एंड डॉक्टर योमी शेरपा, जो कि इंदिरा आईवीएफ सेंटर में कई वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और इंदिरा आईवीएफ सेंटर में फर्टिलिटी और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर योगिता, आपसे शुरू करते हैं कि इनफर्टिलिटी हमारे देश में आज बहुत बड़ा इशू बन गई है, पर बहुत से लोग अभी यही नहीं जानते हैं कि इनफर्टिलिटी क्या है और ऐसे क्या कारण हैं जो एक महिला में इनफर्टिलिटी की वजह होते हैं। जी, अगर कोई हस्बैंड वाइफ 1 साल तक साथ में रह रहे हैं और उसके बावजूद भी उनको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो हम उसे इनफर्टिलिटी या निसंतानता कहते हैं। ठीक है, और इसके महिला और पुरुष दोनों में ही कारण होते हैं। अगर हम स्पेशली महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं में सबसे ज़्यादा जो आजकल कॉमन हो गया है वो है अंडे का अच्छी तरीके से विकसित नहीं होना, अंडों का अच्छा नहीं बनना, अंडों का विकास अच्छी तरीके से नहीं बन पाना या उनकी गुणवत्ता अच्छी नहीं हो पाना, जिससे उनको बच्चा नहीं हो पाता है। दूसरा मुख्य कारण देखने में आया है कि महिलाओं के शरीर में जो फेलोपियन ट्यूब होती है, जहाँ एग और स्पर्म आपस में मिलते हैं, वो ट्यूब भी कई बार किसी इन्फेक्शन की वजह से या किसी कारणवश बंद हो जाती है या खराब हो जाती है, जिसकी वजह से महिलाओं में प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। एक और तीसरा कारण होता है गर्भाशय का, या फिर गर्भाशय के अंदर बच्चेदानी के अंदर की परत अच्छी नहीं बन पा रही है, जिससे कि वो भ्रूण अच्छी तरीके से लग नहीं पा रहा है, या बच्चेदानी के अंदर की तरफ कोई इन्फेक्शन है। जैसे हमारे भारत देश में टीबी जैसा इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। इसके अलावा गर्भाशय के अंदर जैसे गठान होना, मस्सा होना, जो बच्चे बढ़ने की प्रवृत्ति में सहयोगी नहीं कर पाते, तो ये महिलाओं में कुछ कारण होते हैं। हार्मोन्स की गड़बड़ी होना, जिसकी वजह से उनको प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। डॉक्टर दीक्षा, हमारा अगला सवाल है आपसे, आईवीएफ ट्रीटमेंट की तकनीक क्या है और इस ट्रीटमेंट को इतना पेचीदा क्यों माना जाता है? ओके, थैंक यू नंदिनी एंड वेलकम टू इंदौर। तो जो आईवीएफ की तकनीक है, बेसिकली हम इसे आम भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। आईवीएफ की तकनीक है, ये आर्टिफिशियली हम इसमें एक नए जीवन का निर्माण लैब में करने की कोशिश करते हैं। तो इसको समझने के लिए पहले समझते हैं कि नेचुरल क्या है। नेचुरली हर महिला में एक बच्चेदानी होती है, जिससे 2 ट्यूब्स जुड़ी हुई होती है, और जैसे ही अंडा बनता है, ट्यूब में आता है, शुक्राणु से मिलकर भ्रूण बनाता है, और फिर जब वो बच्चेदानी से चिपकता है, 9 महीने बाद एक संतान की प्राप्ति होती है। अब यदि किसी भी कारण से हमें आईवीएफ की ज़रूरत पड़ती है, तो वो किस तरह से किया जाता है? हम इसमें महिला को कुछ इंजेक्शंस लगाते हैं, जिससे उनके अंडे बड़े किए जाते हैं। जब वो अंडे मैच्योर हो जाते हैं, तो हम उन्हें बाहर निकाल लेते हैं और हस्बैंड के स्पर्म से मिला के भ्रूण बनाते हैं, और फिर उसको बच्चेदानी में प्रत्यारोपित करते हैं, और इसी तरह से आपको संतान प्राप्ति होती है 9 महीने बाद। अब जो इसका सेकेंड पार्ट आपने पूछा कि कॉम्प्लिकेटेड है जी, ये एक्चुअली में बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर नहीं है। इट्स अ वेरी सिंपल एंड सेफ प्रोसीजर। इसके साथ ये बहुत जुड़ी हुई भ्रांतियाँ हैं कि इसमें बहुत टाइम लगता है, या अगर एक बार प्रेगनेंसी हो गई वे सारा टाइम बेड रेस्ट करना है, बहुत एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है, हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, काम बंद करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर इसको आप कराते हैं आज के इंजेक्शंस के साथ, ये बहुत ही सेफ और सिंपल प्रोसीजर है। जी डॉक्टर योगी, हमारे एक दर्शक जुड़े हैं जो हमसे जानना चाहते हैं, इनफर्टिलिटी के लिए कौन सा ऐसा इलाज बेहतर है, आईवीआईएफ या आईयूआई? हाँ जी, जो आईयूआई और आईवीएफ होते हैं, ये सब आपके ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं, डिफरेंट तरह की डिफरेंट मोडालिटीज़ हैं। ये हम लोग ऐसे करते हैं कि मतलब जब पेशेंट आते हैं हमारे पास, तो उनका वजह क्या है इनफर्टिलिटी का, ये देख के हम लोग उसकी जो ट्रीटमेंट है वो हम लोग वो एडवाइस करते हैं। ठीक है, तो किस तरह के पेशेंट्स को आईवीएफ चाहिए होता है और किस तरह के पेशेंट्स को आईयूआई चाहिए होता है? तो फिर क्या होता है, जिस पेशेंट में महिला बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है ना, उनके अंडे अच्छे बन रहे हैं, उनके ट्यूब सही काम कर रहे हैं, ठीक है ना, उनकी गर्भाशय अच्छी है, तो उनको हम लोग आईयूआई एक बार सजेस्ट करते हैं। क्योंकि क्या होता है, जिसमें उनमें सिर्फ प्रॉब्लम, ये दंपतियों में प्रॉब्लम जो होती है, उसमें सिर्फ ये प्रॉब्लम होती है कि हस्बैंड के शुक्राणु में थोड़ी सी नंबर की कमी होनी होती है, या फिर थोड़ी सी चलन क्षमता या फिर मोटिलिटी की थोड़ी कमी होने से उनमें अगर बच्चा नहीं हो रहा है, तो हम लोग उनको आईयूआई सजेस्ट करते हैं। पर अगर दूसरी तरीके की प्रॉब्लम है, जैसे कि महिलाओं में अंडे ही नहीं बन रहे हैं, या फिर महिलाओं का ट्यूब ही काम नहीं कर रहा है, या फिर गर्भाशय में कुछ और दिक्कतें हैं, या फिर क्या होते हैं, पुरुष की जो शुक्राणु होती है उसमें बहुत कमी है,
या फिर शुक्राणु मिल ही नहीं रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों में जब हम लोग नॉर्मल तरीके से नहीं कर सकते तो हम लोग क्या करते हैं, भ्रूण को हम लोग बाहरी बनाना पसंद करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग आईवीएफ उन लोगों को सजेस्ट करते हैं। हमारे एक व्यूअर हमारे साथ जुड़े हैं कैलाश परमार, जो पूछ रहे हैं कि जैसे कॉम्प्लिकेटेड माना ही जाता है इसको, बहुत सारे मिथ्स रिलेटेड हैं, बहुत सारे लोगों को खर्चे से रिलेटेड बड़ी क्वेरीज होती हैं कि तो उनका हमसे सवाल है कि इसमें लगभग कितना खर्च आता है? लगभग खर्चा जो होता है आईवीएफ में डिफरेंट ट्रीटमेंट का डिफरेंट खर्चा तो होता ही है, पर जो हम लोग एक लगभग अनुमान से खर्चा करते हैं, तो खर्चा जब आईवीएफ का खर्चा होता है तो वो दो तरीके से बढ़ते हैं। एक तो होता है आपका हॉस्पिटल का खर्चा होता है, दूसरा होता है आपका जो इंजेक्शन का खर्चा। अब जब आईवीएफ वो करते हैं, जब हम लोग सब हार्मोनल ट्रीटमेंट्स होते हैं, तो इंजेक्शन का ही खर्चा इसमें ज्यादा हो जाता है। तो आईवीएफ का जो नॉर्मल हॉस्पिटल खर्चा होता है ये आपको लगभग 25,000 के करीब हो जाते हैं, और जो इंजेक्शन का खर्चा होता है तो वो लगभग आपको जो होते हैं बहुत महंगे होते हैं। अब इंजेक्शन जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, एक होता है आपका रिकम्बिनेंट, एक होता है आपका प्योर फॉर्म और एक होता है आपका यूरिनरी। तो क्या होता है, हम लोग जो यूज करते हैं वो रिकम्बिनेंट फॉर्म, प्योर फॉर्म यूज करते हैं, जिससे क्या होता है साइड इफेक्ट्स आना कम होते हैं फीमेल्स में, और जो हम लोग का जो रिजल्ट्स आता है रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे होते हैं, सक्सेस रेट अच्छे होते हैं, सक्सेस रेट उनके अच्छे होते हैं। तो जो इंजेक्शन लगते हैं वही आप कम से कम लगभग आपको 70,000 से 90,000 तक लग सकते हैं इंजेक्शन। तो मोटा मोटी यही खर्चा आपका हो जाता है आईवीएफ के लिए। एग्जैक्टली। हमारे अगले व्यूअर हैं राजकुमार वर्मा, जो हमसे पूछ रहे हैं कि आईवीएफ कैसे होता है और एक बार कराने के बाद दूसरी बार का चांस क्या रहता है? डॉक्टर दीक्षा। ओके, आईवीएफ कैसे होता है, अगर आप हमारे साथ शुरू से जुड़े हैं तो अभी मैंने जस्ट एक्सप्लेन ही किया, इसलिए ये क्वेश्चन मेरे पास आया वापस से। तो ये तो हम एक्चुअली अंडे बनाते हैं एक महिला के, और उसके बाद उन्हें बाहर निकाल के शुक्राणुओं से मिला के भ्रूण बना के वापस बच्चेदानी में डाला जाता है। अब यदि एक बार हो गया है तो ये आप ही का क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि एक बार में होगा कि नहीं, या एक बार फेल हो गया है तो नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटी है। तो यदि वो एक बार फेल हो गया है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको एक अच्छे आईवीएफ सेंटर पे जाना चाहिए, वहाँ पे ये कंसल्ट करना चाहिए कि वो फेल क्यों हुआ है, उसके क्या कारण हैं, जिसको हमें शुरू से देखना रहता है कि आपको कौन सी क्वालिटी के इंजेक्शन लगे। जैसे अभी डॉक्टर यूमी ने बताया कि रिकॉम्बिनेंट इंजेक्शंस आर द बेस्ट वन। तो अगर रिकॉम्बिनेंट लगे हैं या कौन सा इंजेक्शन उनको लगा था, फिर कितने अंडे बने थे और कितने भ्रूण बने थे, और उन भ्रूण की क्वालिटी क्या थी, तीसरे दिन के भ्रूण डले हैं कि 5वें दिन के डले हैं, बच्चेदानी का लाइनिंग कैसा था। तो जो भी है वो कॉजेज अगर हम उनको फाइंड आउट करके आगे बढ़ें तो डेफिनेटली सक्सेस का बहुत अच्छा चांस है। इसके अलावा आईवीएफ के अलावा आजकल आईवीएफ की और एडवांस टेक्नोलॉजीज भी आ गई है। जैसे पहले क्या होता था, भ्रूण लैब में तैयार करते हैं, जबकि भ्रूण बनने की सबसे अच्छी जो प्लेस है, जगह, वो है माँ की बच्चेदानी। तो हमारे पास एक मशीन है जिसे हम बोलते हैं क्लोज वर्किंग चैम्बर, जिसमें आपके भ्रूण के लिए वही एटमॉस्फेयर तैयार किया जाता है जिससे आपके भ्रूण बहुत अच्छे बनते हैं। इसके अलावा और भी एडवांस टेक्नोलॉजी है, जैसे कि ब्लास्टोसिस कल्चर। इसमें सामान्यतः टेस्ट ट्यूब बेबी में आप जैसे अखबारों में पढ़ते हैं या नेट पे कि 3 दिन का भ्रूण प्रत्यारोपण होता है, जबकि ब्लास्टोसिस कल्चर में हम आपके 5 दिन का भ्रूण विकसित करके आपके गर्भाशय में प्रत्यारोपण करते हैं, जिससे आपके सक्सेस रेट बढ़ते हैं। क्योंकि किसी भी भ्रूण को जितना अच्छा तैयार करके आपके गर्भ में प्रत्यारोपण करते हैं, आपके लिए चांसेस उतने ज्यादा हैं। और अगर नेगेटिव है तो कई बार सुनने में आता है कि भ्रूण चिपक नहीं पाया, तो इसके लिए क्या होता है, एक लेजर असिस्टेड हैचिंग एक प्रोसेस होती है। ये भी आईवीएफ की एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसमें हम भ्रूण को अच्छा पतला करके आपके गर्भाशय के अंदर प्रत्यारोपण करते हैं, जिससे कि वो तुरंत चिपक जाए। तो ये कुछ ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी है जो आपकी आईवीएफ की सक्सेस रेट को और बढ़ाते हैं। तो जैसे आपने पूछा कि भैया एक बार फेल हो गया, तो फिर इन सब चीजों के साथ में जाते हैं ना, तो फिर आपका रिजल्ट नेगेटिव हो या ऐसा होता ही नहीं है। हमारा अगला सवाल है यूसुफ अंसारी का, जो पूछ रहे हैं कि फाइब्रॉइड से रिलेटेड भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं क्या? फाइब्रॉइड्स के केसेस में आईवीएफ सक्सेसफुल होते हैं? हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि फाइब्रॉइड को लेके लोगों के मन में बहुत भ्रांतियां हैं। देखिए, गर्भाशय एक गोलाकार शेप का होता है और अंदर ट्रायंगुलर जैसी स्पेस होती है जहाँ पे बच्चे की ग्रोथ होती है। तो बेसिकली फाइब्रॉइड के साइज पे न होकर लोकेशन पे निर्भर करता है। अगर आपकी गठान बच्चेदानी की अंदर की परत की तरफ है या अंदर की तरफ है या उस परत को छू रही है, तो वो गठान किसी भी साइज की हो आपको निकलवानी ही पड़ेगी। और अगर वो गठान बच्चेदानी की बाहर की तरफ है, एप्पल के साइज की भी है, तो भी उसको निकालने की जरूरत नहीं होती है। अगर बीच में, तो हम उसको असेस करते हैं कि कहीं प्रेगनेंसी में ये
बढ़ेगी तो नहीं, क्योंकि प्रेगनेंसी में कई तरीके के हार्मोन्स परिवर्तित होते हैं और गठान भी बढ़ती है, तो गठान की वजह से कई बार मिसकैरेज होने का डर रहता है। आप आईवीएफ कराने प्रेग्नेंट हो जाए ये ज़रूरी नहीं होता, आगे की 9 मंथ की जर्नी भी इम्पॉर्टेंट होती है। तो उसके हिसाब से हम फाइब्रोड के बारे में बताते हैं कि इस फाइब्रोड को निकालना है या नहीं निकालना है, जिससे कि आगे चल के अपन आगे से अच्छे से बढ़ सके। सागर का अगला सवाल है, वो पूछ रहे हैं कि अगर किसी की डेट ही नहीं आ रही है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो पीरियडल साइकिल होती है मंथली, अगर किसी की वो ही नहीं आ रही है, तो उसमें भी क्या ये ट्रीटमेंट पॉसिबल है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए क्या होता है, कई बार कुछ महिलाओं में हार्मोन्स की गड़बड़ी हो जाती है, अनसंतुलित हार्मोन की वजह से पीरियड आना बंद हो जाता है, या किसी महिला को तो उम्र के पहले ही, जैसे आजकल बहुत कॉमन हो गया, 30-35 साल में ही आपके पीरियड आना बंद हो गया है, जिसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। लेकिन आईवीएफ की प्रक्रिया एक ऐसी है कि अगर किसी लेडीज का पीरियड आना बंद हो चुका है, इसके बावजूद भी वो माँ बनने का सुख ले सकती है। डॉक्टर योगिता, ओव्यूलेशन से जुड़ी क्या समस्याएं हैं और आप इसका इलाज किस तरह करते हैं? जी देखिए, हर महिला के लिए प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उसके शरीर के अंदर अंडों का अच्छा विकास हो, और ये हमारे भारत देश में सबसे कॉमन समस्या हो गई है, जिसकी वजह से ना प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। सामान्यतः इसके लिए ओव्यूलेशन स्टडी की जाती है, जिसमें हम आपको निश्चित समय बता पाते हैं कि आपका अंडा फूटने वाला का समय क्या है, जिससे कि उस समय आप साथ में रहें। जैसे आजकल लोग शादी तो कर लेते हैं, लेकिन बच्चे की प्लानिंग लेट करते हैं, फिर शादी के साथ साथ क्या होता है, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप भी कम हो जाता है। तो जब आपका महिला के शरीर में से जब अंडा फूटता है, तब अगर आप रिलेशनशिप नहीं रखते तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। तो हम ओव्यूलेशन स्टडी के द्वारा आपको निर्धारित समय बताते हैं, जिससे कि आपको प्रेगनेंसी होने में मदद मिल सके। इसके अलावा सिर्फ अंडे बनने की जो प्रक्रिया होती है और पीरियड आने की प्रक्रिया, ये 12 साल से शुरू होती है, 50 साल तक होती है। अगर हम ये सोचे कि 40 साल 50 साल की उम्र में भी अंडे बन रहे हैं और आपको प्रेगनेंसी हो सकती है, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि 35 साल के बाद में औरतों के अंडों में गुणवत्ता में खराबी आने लगती है, जिससे या तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, या मिसकैरेज या होने वाले बच्चे में कई तरह की कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम या जेनेटिक प्रॉब्लम होने का अंदेशा ज़्यादा रहता है। तो हम इन चीज़ों के लिए हार्मोन के ब्लड टेस्ट होते हैं, उसके द्वारा असेस करते हैं, सोनोग्राफी द्वारा एएफसी काउंट वगैरह देखते हैं, उसके द्वारा बताते हैं। अगर अंडे थोड़े ज़्यादा खराब है, तो जैसा कि डॉक्टर योमी ने बताया था कि रिकॉम्बिनेंट इंजेक्शन के द्वारा हम अच्छे अंडे बनाते हैं, और अच्छा अंडा लेके आपके पति से अच्छे शुक्राणु से भ्रूण बनाते हैं, जिससे कि आपको खराब अंडे होने के बावजूद भी प्रेगनेंसी हो सके। और अगर किसी महिला के शरीर में अंडे बहुत ही खराब है कि हम उनको किसी भी प्रक्रिया द्वारा अच्छा नहीं कर सकते, तो फिर हम डोनर अंडों की सलाह देते हैं। जी डॉक्टर दीक्षा, आपके लिए अगला सवाल है, क्या मिसकैरेज भी इनफर्टिलिटी की वजह बन सकता है, और आईवीएफ इस तरह के मामलों को किस तरह इसमें मददगार रहता है? ओके, एक्चुअली मिसकैरेज मीन्स अबॉर्शन। अगर किसी महिला का अबॉर्शन हुआ है और उनको एक प्रोसीजर की सलाह दी जाती है, जैसे डीएनसी या सक्शन एंड इवैक्यूएशन, सिंपल भाषा में आपने सुना होगा कि सफाई करवाई है। तो अगर किसी ने ये करवाया है और सफाई करवाते समय अगर जो लेयर है बच्चेदानी की, अंदरूनी लेयर जहाँ पे बच्चा चिपकता है, इम्प्लांट होता है, अगर उसको ज़्यादा खुरच दिया है, तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चेदानी में अडहेशंस बन जाएं, या कई पेशेंट्स हमारे पास आके ऐसी हिस्ट्री देते हैं कि अभी अबॉर्शन करवाया था और उसके बाद मेंसेस नहीं आ रहे हैं या कम आ रहे हैं। तो होता क्या है, अगर वो लेयर खुरच दी गई है और अब नहीं आ रही है, तो ये रिलेशन भ्रूण और बच्चेदानी का होता है सीड एंड सॉइल जैसा। अगर हम कितना भी अच्छा बीज एक खराब ज़मीन में डालेंगे तो वो कभी पौधा नहीं बनाएगा। तो अगर ज़मीन खराब हो गई है तो इनफर्टिलिटी हो सकता है, या सेकंड एक कारण इसका ये हो सकता है कि अगर डीएनसी इस तरीके से की गई है कि इंस्ट्रूमेंट स्टेराइल नहीं थे, किसी कारण से इन्फेक्शन हो गया है, या एंटीबायोटिक कवर अच्छा नहीं दिया है उस टाइम पे, तो अगर इन्फेक्शन हुआ है तो वो लेयर डैमेज कर सकता है, वो इन्फेक्शन ट्यूब तक पहुंच सकता है और ट्यूब भी ब्लॉक हो सकती हैं। तो अगर ये हो गया है देन वी हैव टू गो फॉर आईवीएफ। और दूसरी चीज़ है कि हम हिस्ट्रोस्कोपी द्वारा या कुछ ऐसी दवाइयाँ आती हैं जिनसे वो लाइनिंग वापस से बना सकते हैं। कैलाश परमार का एक और सवाल है, पूछ रहे हैं आईवीएफ की ट्रीटमेंट में लगभग कितना समय लगता है सक्सेसफुल होने में? आईवीएफ की प्रक्रिया में कम से कम ये निर्भर करता है कि आपका कारण क्या है, और उसके हिसाब से निर्धारित रहता है। सामान्यतः टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रक्रिया 15 दिन में पूरी हो जाती है,
इसमें 10-12 दिन तक महिलाओं को इंजेक्शन लगाए जाते हैं और फिर आपके शरीर से अंडे निकाले जाते हैं। इसमें अस्पताल में भर्ती नहीं होना पड़ता, न कोई टाका चीरा फाड़ी जैसा कुछ काम रहता है। और जिस दिन आपके अंडे निकाले जाते हैं उस दिन पति का होना ज़रूरी होता है ताकि कि वो अपने शुक्राणु दे सके। हम भ्रूण बनाते हैं और जैसे 3 दिन से 5 दिन का फिर भ्रूण प्रत्यारोपण करते हैं, तो मोटे तौर पे कह सकते हैं कि 15 दिन का तो एटलीस्ट समय लगता ही है। बट अगर किसी की महिला की बच्चेदानी अच्छी नहीं है तो हम उस भ्रूण को फ्रीज करते हैं, स्टोर करते हैं, फिर उसके गर्भाशय को तैयार करते हैं और जब वो गर्भाशय अच्छा हो जाता है फिर हम वो जो उनके स्टोर किए हुए भ्रूण रहते हैं फिर उनको ट्रांसफर करते हैं। तो बेसिकली कॉज क्या है इस पर भी निर्भर करता है, बट एक मोटे तौर पर जैसे आप कैलाश जी जानना चाहते हैं कि कितना, तो मान के चलिए कि 15 दिन के करीब समय लग जाता है इन चीज़ों में। हमारे अगले व्यूअर हैं असद आलम, जिनका क्वेश्चन है डॉक्टर योगी, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या डायबिटीज और थायराइड से पीड़ित महिलाएं आईवीएफ ट्रीटमेंट का चुनाव कर सकती हैं और इस तरह के मामलों में सफलता की गुंजाइश कितनी रहती है? हाँ जी नंदिनी जी, बिल्कुल चुनाव कर सकती है, ठीक है ना। ये जो हार्मोनल प्रॉब्लम्स होते हैं, डायबिटीज़ और थायराइड भी हार्मोनल प्रॉब्लम्स ही होते हैं। तो आईवीएफ में जो हम करते हैं, जो हार्मोन्स की वजह से जिसका अंडे नहीं बन रहे हैं या फिर उसकी वजह से अगर उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं तो फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे तो हम लोग बाहर से हार्मोन सप्लाई कर रहे हैं उनको। तो हार्मोन जब सप्लाई करते हैं तो उनका जो अंडा हो जाता है अच्छे से विकसित हो जाता है। उसके बाद हम लोग जो भ्रूण बनाते हैं, भ्रूण बना के डालते हैं हम लोग उस वक्त, तो हम लोग क्या करते हैं, जिसका अगर डायबिटीज़ है, अगर अनकंट्रोल डायबिटीज़ है तो फिर हम लोग उनको कंट्रोल करके उसके बाद ही हम लोग ये शुरू करते हैं आईवीएफ ट्रीटमेंट। थायराइड अगर उनका अनकंट्रोल है तो फिर वो भी हम लोग कंट्रोल करके ही ये सब हम लोग शुरुआत करें। तो अगर हम लोग बेसिक जो हम लोग शुरुआत जब कर रहे हैं तो अगर सब नॉर्मल रहा तब तो हम लोग कर देंगे, तो इसमें आपका जितना नॉर्मल पर्सन का जितना आपका चांसेस होता है आईवीएफ में, जो 70 से 80% तक होता है, ये आपका उन लोगों में उतना ही सक्सेस रेट का चांसेस होता है। मतलब कहा जाए तो मतलब आईवीएफ करा रहे हैं तो उसके लिए माँ का, स्त्री का शारीरिक रूप से मेडिकल फिटनेस होना, स्वस्थ होना ज़्यादा जरूरी है। ये चीज़ है। पर उनका सवाल यही था कि डायबिटीज और थायराइड को क्या पहले ट्रीट करना पड़ेगा या कॉम्प्लिकेशन उनकी केसेस में ज़्यादा होती हैं या वो इन बीमारियों के होते हुए भी नहीं, हमारे यहाँ देखेंगे तो काफ़ी सारी महिलाओं की, कितनी महिलाओं को इरेगुलर पीरियड की प्रॉब्लम रहती है, शुगर का प्रॉब्लम है, बर्थ से ही हार्ट का कोई प्रॉब्लम है, किडनी का कोई प्रॉब्लम है, इसके बावजूद भी वो माँ बनती हैं। ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों के साथ में आप माँ नहीं बन सकते। हाँ, थोड़े से कुछ चीज़ें कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी में होते हैं, बट अगर हाँ थोड़ा सा अगर हम सावधानी जिसको बोलते हैं प्रिवेंशन, अगर हम वो सब कुछ करके चलते हैं तो फिर आपकी वो 9 मंथ की जो जर्नी होती है वो बहुत ही अच्छे से खुशी के साथ निकलती है। ये चीज़ें डॉक्टर योगिता, महिलाओं और पुरुषों को फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए? इस देयर मतलब खाने पीने की कोई ऐसे सेवन जो फर्टिलिटी में उनको हेल्प करे, लाइफस्टाइल इश्यूज? जी, देखिए अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है और अगर आप इनफर्टाइल कपल हैं तो आपको स्वाभाविक रूप से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को फॉलो करना चाहिए। इसमें अगर हम डाइट को लेके बात करें तो ऐसा कोई पर्टिकुलर डाइट या कुछ ऐसा फूड नहीं है जिसको आपको खाना है और ये चीज़ आपका नहीं खाना है। आप अपना नॉर्मल रूटीन रखें, बट हाँ थोड़ी सी हेल्दी डाइट लें, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित दालें, सलाद, फल फ्रूट, दूध से बनी चीज़ें, इन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। ठीक है। और जैसे अगर क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए तो स्पेशली पुरुषों के लिए बोलना चाहूँगी मैं, जेंट्स के लिए, कि बहुत ज़्यादा अल्कोहल, स्मोकिंग, क्योंकि ये क्या करते हैं, आपके स्पर्म्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, आपके स्पर्म्स इतना अच्छा नहीं रह पाता है। तो इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। हाँ, स्पर्म काउंट भी कम होता है। जैसे आजकल सॉफ्टवेयर क्या बोले जाए, आजकल नॉर्मल पॉपुलेशन में बहुत कॉमन है, पूरे टाइम मोबाइल लैपटॉप। तो ये भी स्पर्म काउंट कम होने का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है। तो इन चीज़ों से ज़रूर बचना चाहिए। इसके अलावा जो थोड़ा सा भाग दौड़ होती है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, तो थोड़ा सा एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे तो आपका स्पर्म अच्छा रहेगा, तो डेफिनेटली एवरी भी अच्छा रहेगा, तो आपकी प्रेगनेंसी भी हेल्दी होगी। डॉक्टर दीक्षा, क्या आईवीएफ गर्भ व्यवस्था से सिजेरियन डिलीवरी की संभावना ज़्यादा होती है क्या? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मिथ है कि जो आईवीएफ से एक बार कंसीव हो गया उसके बाद उसको रेस्ट ही करना है, सारे काम छोड़ने हैं, जैसे मैंने पहले भी बोला, और डिलीवरी तो 100% सिजेरियन ही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आईवीएफ, आईयूआई, जैसा डॉक्टर यूमी ने पहले बताया था कि ये एक मोडालिटीज़ हैं कि आपको प्रेगनेंसी कैसे हो, अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, ये उनकी टेक्निक्स हैं। एक बार आपको प्रेगनेंसी हो गई, वो किसी भी मेथड से हुई हो, चाहे आपने नेचुरल कंसीव किया है, चाहे आईयूआई से किया है, चाहे आईवीएफ से किया है,
एक बार कंसीव हो गया तो उसके बाद वो प्रेगनेंसी बिल्कुल वैसे ही कैरी होती है नंदिनी, जैसे एक नेचुरली कंसीव प्रेगनेंसी होती है। डॉक्टर योमी, अगला सवाल है आपके लिए। कई महिलाओं में ट्यूब ब्लॉकेज की समस्या पाई जाती है, क्या ऐसी महिलाओं के पास केवल सर्जरी ही एकमात्र विकल्प है या कुछ और सोल्यूशन भी है इसका? हाँ जी नंदिनी जी, एक्चुअली बहुत सारी महिलाएं अभी आते हैं ट्यूब ब्लॉकेज के कारण से। ट्यूब ब्लॉकेज एकदम कॉमन प्रॉब्लम हो गई है महिलाओं की तरफ से, जिसकी वजह से उनके बच्चे नहीं हो पाते हैं, ठीक है ना। तो ट्यूब ब्लॉकेज जो होती है, अब उसका जब ट्यूब ब्लॉकेज होता है, जैसे आपको डॉक्टर दीक्षा ने कहा था पहली बार कि जब हम लोग आईवीएफ नॉर्मल बच्चा होना होता है तो क्या होता है, जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है वो होता है एक अंडा और एक शुक्राणु का मिलन होना। अब अंडा और शुक्राणु का मिलन होने के लिए हम लोग को ट्यूब खुली चाहिए जी। अब सिर्फ ट्यूब खुली होने से बात नहीं बनती है। ट्यूब में क्या होते हैं ना, छोटे छोटे माइक्रो रेशे होते हैं, ठीक है ना। तो वो रेशे क्या करते हैं, एक साइड से अंडे को अंदर की तरफ ले जाते हैं और शुक्राणु को उस साइड से अंदर की तरफ ले जाते हैं, जहाँ पे मिडल में आपका शुक्राणु और अंडा का मिलन हो जाता है। उसके बाद जो भ्रूण बनते हैं, भ्रूण को भी गर्भाशय की तरफ ले जाने के लिए वो माइक्रो रेशे बहुत काम करते हैं। अब क्या होता है, ये जब ट्यूब ब्लॉक होता है, बहुत सारे लोगों को सोचते हैं कि हम लोग ट्यूब ब्लॉक हो गया तो हम लोग ऑपरेशन करा के ट्यूब खुलवा लें, ठीक है ना। तो क्या होता है, अगर रिसेंट ट्यूब ब्लॉकेज हो गया है तो कभी कभार क्या होता है, हम लोग ट्यूब खुलवा लेते हैं और हम लोग बोल देते हैं कि 6 महीने तक आप ट्राई कीजिए, नॉर्मली ट्राई कीजिए। अगर 6 महीने के बाद भी नहीं हो रहा है तो मोस्ट लाइकली आपका जो रेशे है वो रेशे खराब हो चुके हैं। अब अगर रेशे खराब हो गए तो अंडा को मोबाइल करना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह में ले जाना, वो ट्यूब नहीं कर पाएगा। उसके बाद से आपका जो बच्चा हो रहा है वो नहीं हो पाएगा। तो ऐसे चीजों में जो होते हैं, हम लोग उन लोगों को सलाह देते हैं कि आईवीएफ करोगे तो क्या होता है, जो चीज जो ट्यूब के अंदर होनी चाहिए हम लोग वो बाहर करते हैं, लैबोरेटरी में करते हैं बाहर। तो वो हम लोग जो भ्रूण बनाते हैं, वो भ्रूण बना के हम लोग अच्छे से भ्रूण बना के उसको डे 3 डे 5 तक रखते हैं। उसके बाद हम लोग अंदर गर्भाशय के अंदर डायरेक्टली इम्प्लांट कर देते हैं। इनफर्टिलिटी से जुड़े कुछ मनोवैज्ञानिक कारण क्या हैं, जैसे भावनात्मक तनाव, गुस्सा या दूसरे कोई मनोवैज्ञानिक वजह? जी जी, देखिए वैसे है ना, देखा जाए तो इनफर्टिलिटी है ना नंदिनी, एक्चुअली में मेडिकल प्रॉब्लम है, ठीक है ना। कोई जानबूझ के किसी से इनफर्टिलिटी नहीं होती है, ठीक है ना। बट हमारा जो सोसाइटी है, हमारा जो इंडियन कल्चर है, उसमें वो मेडिकल प्रॉब्लम न हो के सोशल प्रॉब्लम हो गई है। क्योंकि एज ए इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट जब पेशेंट्स आते हैं तो वो अपने प्रॉब्लम्स कम और जो उनके ऊपर सोशली प्रेशर है, जो बच्चे नहीं होने की वजह से जो वो प्रताड़ना वर्ड में यूज़ करना चाहूँगी, जो झेल रहे हैं, वो आजकल की महिलाओं के लिए बहुत कॉमन है। और नंदिनी, आप यकीन नहीं मानोगे कि ये जो प्रताड़ना वाली चीज़ें ना, ये अच्छे संपन्न और रिच फैमिली में ज़्यादा है। हाँ, अच्छे परिवारों में चीज़ें ज़्यादा हो रही। मतलब बच्चा नहीं हो रहा है तो मतलब उनको किसी पूजा पाठ में नहीं बैठने दिया जाता है, किसी बच्चे को खिलाने नहीं दिया जाता है। तो हमारी इंडियन कल्चर के हिसाब से डेफिनेटली मेडिकल प्रॉब्लम ना हो के इनफर्टिलिटी एक सोशल प्रॉब्लम हो गई है। अब इससे क्या होता है, कोई भी कपल, बच्चे नहीं हो रहे, एक तो सोशली फिर वो लोग अपने आप को बॉयकॉट करने लग जाते हैं कि हाँ, हम कहीं भी जाएंगे तो हमसे यही पूछा जाएगा, अरे आपकी शादी को इतने साल हो गए, कोई गुड न्यूज़ नहीं है, ठीक है। तो वो सुन सुन के उनके मन में एक थोड़ा सा, एक कहने जैसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, नींद नहीं आना, एक अंदर से चिड़चिड़ापन, गुस्सापन होना, और ये तो वो मेडिकल प्रॉब्लम से हम शुरू हुए थे, सोशल प्रॉब्लम और अल्टीमेटली वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। डेफिनेटली इनफर्टाइल कपल को कई बार साइकेट्रिस्ट की काउंसलिंग की भी जरूरत पड़ती है। जी जी। डॉक्टर दीक्षा, आपके पास आने वाले कितने दंपतियों में पुरुष फर्टिलिटी के बारे में जागरूकता होती है और उनकी इस बारे में क्या प्रतिक्रिया होती है? ओके, एक्चुअली अगर आंकड़ों की बात करें तो जो इनफर्टिलिटी है उसमें 40% केसेस में महिला रिस्पॉन्सिबल होती है, 30% केसेस में मेल ओनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, 20% केसेस में दोनों होते हैं, और 10% केसेस आर अनएक्सप्लेन्ड, जिसमें कोई भी कारण हमें पता नहीं चलता है। तो ये तो हो गई लॉजिकल बात। मगर जो हमारे पास कपल्स आते हैं, जनरली एक ऐसी धारणा है जो आज से 5-7 साल पहले तो काफ़ी ज़्यादा थी कि अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं तो दैट मीन्स वो फीमेल को ही इन्वेस्टिगेशन करवाना कि इन्हीं का कराओ, इन्हीं का होना चाहिए, इन्हीं की वजह से बच्चा नहीं हो रहा है, मेल्स की जांचें ही नहीं होती थी। बट आज सिनेरियो थोड़ा सा बदल गया है, आज अवेयरनेस थोड़ा बड़ा है, लेकिन अभी भी पूरा नहीं है।
अभी भी कई बार ऐसा होता है कि लोगों में ये धारणा रहती है कि अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं तो ओनली फीमेल इज़ रिस्पॉन्सिबल, बट ऐसा नहीं है। जैसे मैंने आपको आंकड़े बताए उसके हिसाब से 50% केसेस में मेल इन्वॉल्व होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसीलिए जब भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं वो हमेशा हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के होते हैं, कपल के होते हैं, दोनों की जांचें आवश्यक हैं और ये जानना ज़रूरी है कि क्यों बच्चा नहीं हो रहा है और फिर उसका इलाज करना चाहिए। डॉक्टर साहब, हमारे अगले व्यूअर हैं अमरा जावेद, जो कह रही हैं उनको 4 साल से उनको 4 साल उनकी शादी को हो गए हैं और उनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है पिछले 2 सालों से और लगातार वो उसके लिए दवाइयाँ खा रही हैं लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो उनको आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? 4 साल हो गए हैं आपकी शादी को और अगर पीसीओ का प्रॉब्लम है तो पीसीओ में एक्चुअली होता क्या है, बहुत सारे अंडे इकट्ठे हो जाते हैं लेकिन एक अंडा टाइम पे नहीं बन पाता है, मैच्योर नहीं होता है, बनता नहीं है, रप्चर नहीं होता है, इसलिए प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है और महीने भी किसी के कभी 40 दिन में आ रहे हैं, कभी 50 दिन में आ रहे हैं, ये समस्या रहती है और बच्चे नहीं हो पाते हैं। तो अगर ये समस्या है, अभी इनका एज नहीं पता है मुझे कितना है, आपका एज इज़ इम्पॉर्टेंट। 4 साल तो शादी को हो गए हैं और अगर हस्बैंड की जांचें एकदम ठीक हैं, बाकी अगर आपकी ट्यूब्स खुली हुई हैं तो आप बेसिक ट्रीटमेंट से जा सकते हैं, सिंपल इलाज ले सकते हैं, आपके अंडे बनाएं, उनको टाइमली हम रप्चर कराएं, उसके बाद सेकंड स्टेप देन थर्ड स्टेप आप कर सकते हैं। पर इन्वेस्टिगेशंस दोनों के, जैसे मैंने बोला, वो पूरे चाहिए मुझे और आपका एज इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ मैरिज के साथ महिला की एज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा आप बार बार सुन रहे हैं कि 35 के बाद इतना टाइम नहीं होता है। जी डॉक्टर योनी, हमारा अगला सवाल उम्र से रिलेटेड ही है। आईवीएफ की सफलता की बात की जाए तो उम्र की महिलाओं में, जो कम उम्र की महिलाएं हैं, उनकी तुलना ज़्यादा उम्र की महिलाओं में सफलता की कितनी संभावना रहती है? देखिए नंदिनी जी, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। जो बहुत महिलाएं जो होती है नॉर्मली आईवीएफ, जिससे अब पहले से जो चली आ रही है, आईवीएफ जब माना जाता है कि सिर्फ उम्र दराज महिला की प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। तो अब ऐसा नहीं है। अभी जैसे डॉक्टर योगिता ने बताया कि बहुत कम महिलाओं में भी, अभी बहुत कम उम्र के महिलाओं में भी अंडे खत्म होना या फिर ऐसे जो पीसीओएस की प्रॉब्लम होना, ऐसा बहुत दिखा जा रहा है। तो अब ये प्रॉब्लम सामान्य रूप से दोनों एज में हो सकती है अभी। तो अब अगर हम लोग सक्सेस रेट की बात करें तो फिर क्या होता है, एक सक्सेस रेट होता है कि आईवीएफ करने के बाद पॉजिटिव प्रेगनेंसी आना। तो पॉजिटिव प्रेगनेंसी आने में दोनों में कोई फर्क नहीं होता है, पर उसके बाद जो होता है, अब पॉजिटिव प्रेगनेंसी आने के बाद लाइफ बर्थ तक जाना। तो लाइफ बर्थ तक जाने में क्या होता है, उम्र दराज महिलाएं में क्या होती है, नॉर्मली मेडिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे डायबिटीज़ होते हैं, हाइपरटेंशन होते हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या फिर जैसे मैंने सुबह सब कहा था थायराइड प्रॉब्लम हो सकता है, एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, उन लोगों को बारीकी से जाँच करनी पड़ती है। तो वो जो जर्नी जो होता है आपका कंसेप्शन से आपका डिलीवरी तक का जर्नी होता है, वो उन लोगों को थोड़ा सा दिक्कतदायक हो सकती है। मतलब कहने का मिसकैरेज हुए, प्री टर्म डिलीवरी हुई, होने वाले बच्चों में कॉन्जेनिटल प्रॉब्लम हुई, ये लेट एज में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, कम एज में नहीं होता है इतना। तो इसलिए अगर कुछ लग रहा है आपको 1 ईयर 2 ईयर हो चुके हैं और बच्चे नहीं हो पा रहे, तो आपको फिर किसी अच्छे इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से कांटेक्ट करना चाहिए। थोड़ा सा एक डिफरेंस जरूर मैं कहना चाहूँगी, सामान्यतः हमको प्रेगनेंसी नहीं होती तो हम ऑब्स्टेट्रिशियन से कंसल्ट करते हैं, बट आजकल हर चीज़ों के लिए स्पेशलिस्ट होते हैं। तो इसके लिए आप पर्टिकुलर इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से बात करते हैं तो पर्टिकुलर आपका कॉज करके आपका ट्रीटमेंट डिसाइड कर पाते हैं, जिससे आपको जल्द से जल्द प्रेगनेंसी हो सके। क्योंकि देखिए ऐसा है कि एज ए डॉक्टर आप तो 50 ईयर्स में भी आएंगे हमारे पास तो हम प्रेगनेंसी तो दे देंगे, लेकिन जितनी ज़्यादा एज में आओगे तो जैसे आप हर तीसरा क्वेश्चन आता है कॉज को लेके, हर बढ़ती एज के साथ आपकी कॉज भी बढ़ती जाएगी, आपकी प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ते जाएंगे और आपका सक्सेस रेट भी थोड़ा सा कम होता जाएगा। तो अगर नहीं हो पा रहा है तो किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके जल्द से जल्द ट्रीटमेंट ले सके, ताकि कि आपके घर में भी नन्ही किलकारियाँ आ सके और आपके घर में भी खुशियाँ आ सकें। और हायर एज में कंसीव करने के बाद अबॉर्शन का चांस काफी ज्यादा हो जाता है। ये चीजें हमारे अगले व्यूअर हैं विजय पाल सिंह, जो कह रहे हैं मेरे 2 बेबी फुल ग्रोन पैदा होकर खत्म हो गए हैं, क्या मुझे भी आईवीएफ के लिए जाना चाहिए? देखिए अगर आपके 2 बच्चे हो चुके हैं, ठीक है, और उसके बाद में उनको कुछ हो गया है तो पर्टिकुलर वो किस वजह से हुआ है, वो कॉज अपने को पता करना जरूरी है।
ठीक है, अगर उसके आधार पे ही अपना आगे का ट्रीटमेंट हो पाएगा कि क्या है। क्योंकि कई बार क्या है, डिलीवरी हुई है, बच्चे हो गए, लेकिन बच्चे की अच्छी तरीके से देखभाल नहीं करिए, बच्चे को फीड कराने के बाद में बच्चे को सुला दिया जिससे बच्चों ने एस्पिरेट कर लिया, तो अब ऐसा एक कॉजेस का तो कुछ वो कह नहीं सकते, तो इसलिए पर्टिकुलर कॉज देखना जरूरी रहेगा, उसके आधार पे फिर ट्रीटमेंट हो पाएगा इनका। ऑल्सो डॉक्टर योगिता, लोगों को आज भी आईवीएफ को लेकर बहुत मिथक हैं, और ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, स्पेशली इंदौर जैसी सिटी में यहाँ पे लोगों की क्या धारणा है आईवीएफ को लेके? उसे आज भी एक टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है, वो आईवीएफ से हुए हुए बच्चों को हेल्दी नहीं मानते हैं, या ऐसे क्या क्या टैबूज हैं, आपको ऐसे क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं? देखिए, आईवीएफ को लेके लोगों में बहुत सारे मिथ्स हैं। सबसे फर्स्ट कॉस्ट को लेके, ठीक है, कि सबको लगता है आईवीएफ मतलब एक बहुत महंगा ट्रीटमेंट होता है। ऐसा नहीं है, काफ़ी पहले में और अभी में फ़र्क हो गया है। पहले आईवीएफ के सक्सेस रेट भी बहुत कम थे, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से आईवीएफ के सक्सेस रेट भी बढ़ गए, इंजेक्शन में और इन सब चीज़ों में भी काफ़ी गुणवत्ता में सुधार आया है, जिससे आपका सक्सेस रेट अच्छा हो गया है और कॉस्ट भी कम हो गई है, ठीक है। और इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से भी कई बार कुछ पॉलिसी चलाई जाती है, बैंकों की तरफ से भी आजकल लोन वगैरह मिलने लगा है, जिसके थ्रू आपका जो कॉस्ट वाला फाइनेंशियल इशू अब वो ना के बराबर रह गया है, ठीक है। सेकंड जो मिथ आता है लोगों के मन में, मतलब मैंने आईवीएफ कराया है तो मुझे तो बिस्तर पे ही आराम करना पड़ेगा, जैसे डॉक्टर दीक्षा बोल रही थी, ठीक है, तो वो बता ही चुकी हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आईवीएफ की प्रक्रिया सिर्फ आपको कंसीव करने में मदद करती है, बाकी की प्रोसेस पूरी नॉर्मल तरीके से होती है। चूंकि आपने आईवीएफ कराया है या इतना पैसा खर्च करके कराया है, तो इसलिए आपके मन में वो सब चीज़ें, बेड रेस्ट, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना, ये नहीं बैठना, ये चीज़ें, अदरवाइज इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है। थर्ड चीज़ एक आती है कि आईवीएफ कराएंगे तो हमारे होने वाले बच्चों को भी आईवीएफ ही कराना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आईवीएफ के द्वारा होने वाले बच्चे पूरी तरीके से नॉर्मल होते, लाखों बच्चे आईवीएफ के थ्रू हो चुके हैं और सारे बच्चे नॉर्मल है। जैसे अगर हम बात करें तो अभी कुछ महीनों पहले ही जो वर्ल्ड की फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी थी लुइस ब्राउन, उसको भी ऑलरेडी एक बच्चा नॉर्मल तरीके से हुआ है, मतलब वो आईवीएफ के थ्रू हुई थी और उसको भी बच्चा हो चुका और वो बिल्कुल नॉर्मल है। तो ऐसा नहीं है कि आईवीएफ के द्वारा होने वाले बच्चों में होता है। जैसे कई बार लगता है कि नहीं, जैसे हस्बैंड के शुक्राणु अच्छे नहीं है तो मतलब अगर मेरा बच्चा हुआ तो उसको भी शुक्राणु की दिक्कत होगी, तो ये शुक्राणु अच्छे नहीं होना या अंडे अच्छे नहीं होना, ये जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं होती है, ये चीजें। तो आईवीएफ के द्वारा बच्चे, मतलब आप कभी आके देखिएगा, जितने प्यारे होते हैं, मतलब नॉर्मली होते हैं वैसे ही होते हैं, कुछ अलग से कोई रोबोटिक या कुछ ऐसी कॉस्मेटिक ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब तो इंडिया की फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी हर्षा को भी बच्चा हो गया है, हाँ, हमारी ये चीजें, मतलब आप लोग मिथ निकालें, एक आईवीएफ बहुत एक लोगों के मन में एक भ्रम रहता है। ये एक सामान्य सा इलाज है, एक सामान्य सी प्रक्रिया है जो हर दंपति को एक माँ बाप बनने का एक सुख प्रदान करता है, ये चीजें। हमारे अगले व्यूअर अनुराग मिश्रा हमसे पूछ रहे हैं, अगर किसी को हाइड्रोसल्फिक्स हो और वो आईवीएफ करवाए तो सक्सेस के क्या चांसेस हैं? एक्चुअली जो हाइड्रोसल्फिंक्स होता है, वो जो मैं ट्यूब के बारे में सब सवाल मेरी तरफ आ रहा है, तो ट्यूब क्या होता है? जो बच्चेदानी होता है, बच्चेदानी से 2 ट्यूब बाहर निकलती है। अब क्या होता है, अगर हाइड्रोसल्फिंक्स है तो उसका मतलब क्या है, ट्यूब में पानी जमा हुआ है आपका। अगर ट्यूब में पानी जमा हुआ है तो उसमें अगर इन्फेक्शन हो गया, तो पानी अगर जमा हुआ है तो इन्फेक्टेड वाटर होता है वो। तो क्या होता है ना, जैसे आपका ट्यूब और यूट्रस आपका कनेक्टेड होता है, इंटरकनेक्टेड होता है, तो अगर हम लोग वहाँ पे अच्छे से आपका यूट्रस प्रिपेयर करें और वहाँ पे एक अच्छा सा भ्रूण हम लोग रखें, पर अगर वो साइड का ट्यूब से अगर वो गंदा पानी आके आपके भ्रूण को डिस्ट्रॉय कर दे, या फिर आपका जो हम लोगों ने एनवायरनमेंट, एंडोमेट्रियम का एक एनवायरनमेंट जो बनाया है उसको अगर वो डिस्ट्रॉय कर दे, तो आपका आईवीएफ सक्सेसफुल होने में बहुत कम चांसेस हो जाएगा। और अगर ट्यूब में हाइड्रोसल्फिंक्स है या ये है, तो इसके लिए सामान्यतः हम लोग पहले दूरबीन के द्वारा लैप्रोस्कोपिकली उसको क्लिप कर देते हैं, ताकि कि जो ट्यूब का जो डैमेज पानी है, जो खराबी है, वो बच्चेदानी में नहीं आए। जैसे महिलाओं में रहता है कि नहीं ट्यूब खराब है, फिर लोग डॉक्टर ने आईवीएफ का है, लेकिन उनको लगता है कि नहीं अभी हम कुछ टाइम के लिए रुक जाएं, है ना। बट इससे क्या होता है, जो किसी भी महिला की ट्यूब जन्म से बाय बर्थ खराब नहीं होती है, किसी न किसी इन्फेक्शन की वजह से होती है। तो वो जो ट्यूब का आपका इन्फेक्शन है वो धीरे धीरे आपकी बच्चेदानी में भी आने लगता है और आपकी बच्चेदानी को भी डैमेज करने लगता है, खराब करने लगता है, जिससे कि आपको प्रेग्नेंट होने में दिक्कत आती है। तो अगर आपकी ट्यूब खराब है तो आपको फिर जल्द से जल्द आईवीएफ की प्रक्रिया के द्वारा आगे बढ़ना चाहिए। हमारे अगले व्यूअर मिथिलेश का हमसे सवाल है कि मैम, मेरी वाइफ की पीसीओडी का प्रॉब्लम बताया गया है,
जिसके कारण पीरियड इरेगुलर हैं और पेनफुल होता है। रिजल्ट ये है कि एग्स नहीं बनते हैं और बहुत मेडिसिन भी करा चुकी हैं और फिर भी एग्स नहीं बनते हैं। इसके लिए आप कुछ उपाय बताएं प्लीज। जैसे अभी डिस्कस हुआ थोड़ा पहले जी, भी, जी। पीसीओ एक्चुअली इट इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। तो अगेन उनकी वाइफ की एज इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, शादी को कितना टाइम हुआ है वो इम्पॉर्टेंट है। पीसीओ बेसिकली ये समझने की चीज़ है कि पीसीओ कभी ट्रीटमेंट नहीं है। पीसीओ इज़ कंट्रोलेबल, वी कैन कंट्रोल, वी कैन मैनेज पीसीओ की। और इनफर्टिलिटी एक सिम्टम है पीसीओ सिंड्रोम का। पीसीओएस एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें अंडे नहीं बनना उसका एक फीचर है, जिसके साथ महिला की माहवारी अनियमित आना, हर्सुटिज्म या हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा होना और वॉइस में चेंजेस आना, ये सब रहते हैं। उसके साथ इनफर्टिलिटी के साथ वो प्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि अंडे टाइम पे नहीं बनते हैं। तो अगर आप रिपीटेड ट्रीटमेंट ले चुके हैं, नहीं बन रहे हैं, तो बेस्ट ऑप्शन इस टाइम पे आपका है कि आप फिर टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए जाएं, जिसमें आपको इंजेक्शंस लगा के हम आपके अंडे बनाएं और उसके बाद उनको रिट्रीव करके एक भ्रूण ट्रांसप्लांट किया जाए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो पीसीओएस में आजकल अवेलेबल है, जिसमें हम सेगमेंटेड साइकिल करते हैं, जिसमें फर्स्ट साइकिल में पीसीओ पेशेंट्स के एग्स बना के, एग्स निकाल के भ्रूण बना के फ्रीज कर दिए जाते हैं, क्योंकि हार्मोन लेवल्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो उस समय ट्रांसफ़र करने के बजाय नेक्स्ट साइकिल ट्रांसफ़र किया जाता है, तो सक्सेस रेट बहुत अच्छे मिलते हैं। हमारे अगली व्यूअर है निकट खान, जो कह रही हैं कि मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं और मेरी एक बेटी भी है 6 साल की, लेकिन अब मैं दूसरे बच्चे के लिए प्लान कर रही हूँ या करना चाह रही हूँ, तो उसमें मुझे कॉम्प्लिकेशंस और प्रॉब्लम हो रही हैं। अब मेरी को जानना चाहती हूँ कि दूसरी प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो पा रही है, जबकि पहली वाली बिल्कुल नॉर्मल है। तो अब उनको क्या आप सुझाव देना चाहेंगे? जी, अगर आपको एक बच्चा हो चुका है और 1 साल से ट्राई करें, दूसरा बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो इसको हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं। ये भी आजकल बहुत कॉमन हो गया है, क्योंकि देखिए क्या होता है, जैसे हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप कम होती जाती है, तो पर्टिकुलर जो ओव्यूलेशन पीरियड होता है वो हर कपल को उस चीज़ का नॉलेज नहीं होता है। ठीक है, अगर आप मंथ में 30 डेज में से 28 डेज भी रिलेशनशिप में रहें, लेकिन जिस समय ओव्यूलेशन हुआ है, तो फिर डेफिनेटली आपका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, और जैसे आप बता रहे हैं, तो सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी कि आप कितने सालों से प्रयास कर रहे हैं। अगर उसके साथ में भी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो किसी इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के साथ में एक प्रॉपर तरीके से ओव्यूलेशन स्टडी, आपकी ट्यूब हेल्दी है कि नहीं है, और इसके साथ में बच्चेदानी के अंदर की परत अच्छी है कि नहीं है, ये चीज़ जरूर चेक कराएं। क्योंकि कई बार क्या होता है, उम्र के साथ साथ बढ़ने से बच्चेदानी के अंदर की परत थोड़ी खराब होने लगती है, जिससे आपके ट्यूब के अंदर अच्छा भ्रूण बनता भी है तो गर्भाशय के अंदर चिपक नहीं पाता है। तो किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेके कि क्या कारण है और उसके हिसाब से इलाज लेंगे। तो देखिए, आपको तो एक बच्चा हो चुका है, तो दूसरा बच्चा होने में दिक्कत नहीं आएगी, बट बहुत ज़्यादा वेट करेंगे तो जो भी आपका प्रॉब्लम है फिर वो बढ़ता जाएगा। तो इसलिए बेटर रहेगा कि आप अभी से प्लान कर लें। ऑलरेडी 6 ईयर की बेटी हो चुकी है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक और है रानी राव, जिनका भी लगभग सिमिलर सा सवाल है। वो कह रही हैं कि मेरा ऑलरेडी एक बच्चा है और सेकंड चाइल्ड में चाह रही हूँ, लेकिन मेरे एग्स बन नहीं पा रहे हैं, और बन तो रहे हैं पर मैच्योर नहीं हो पा रहे हैं, और मेरी एज 37 इयर्स है। आप प्लीज सजेस्ट करिए कि मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, 37 ईयर की एज हो चुकी है, तो डेफिनेटली एग वाला इशू जैसे हम शुरू से डिस्कस करते आ रहे हैं, वो तो आपके साथ में रहेगा ही। ठीक है, तो इसके लिए कुछ हार्मोन के टेस्ट होते हैं, जिससे हम आपकी ओवरी का रिजर्व पता करते हैं। ठीक है, आफ्टर 35 इयर्स के लिए मैं बात कर रही हूँ। अगर वो रिजर्व थोड़ा सा नॉर्मल रेंज में आता है, तो नॉर्मल मेडिसिन या इंजेक्शन के द्वारा हम आपका ओव्यूलेशन करते हैं और उसके थ्रू प्लान करके आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपका रिजर्व बहुत ज़्यादा खराब हो गया है ओवरी का, तो फिर आपको हार्मोन्स के इंजेक्शंस लगाए जाएंगे अंडे बनाने के लिए, और फिर वो टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रक्रिया के द्वारा ही आप माँ बन पाएंगे। और किसी लेडीज़ में क्या होता है कि अंडों की गुणवत्ता बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है, भले वो 37 ईयर की एज है। ठीक है, तो ऐसे में फिर वो आपके पास में डोनर एग वाला ही ऑप्शन बचता है। एक चीज़ इसमें मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ, मेरे पास भी पीसीओ के 2 क्वेश्चन आए अभी, यहाँ पे भी रिपीट हुआ है, बट एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट ओनली द फीमेल पार्टनर अगेन एंड अगेन। इसमें कहीं भी मेल का कोई रिपोर्ट मेंशन ही नहीं है। तो इसमें हमेशा आपको हस्बैंड का रिपोर्ट, मेल का रिपोर्ट इज़ ऑल्सो उतना ही इम्पोर्टेंट कि वो भी नॉर्मल होना चाहिए। तो आपके पास जो काउंसलिंग सेशंस आते हैं यूजुअली, कितना मुश्किल होता है आपके लिए उनको समझा पाना या मेल्स को बता पाना कि ठीक है टेस्ट कराए हैं, महिला में प्रॉब्लम ना पाकर पुरुष में प्रॉब्लम पाई गई है,
वो कैसे उस चीज़ को रिएक्ट करते हैं, फिर वो कितने विलिंग होते हैं ट्रीटमेंट के लिए, और ऐसे कितने केसेस आते हैं आपके पास? अब जब पुरुष का प्रॉब्लम होता है, मतलब लाइक जब हम लोग टेस्ट करते हैं, पहले तो वो लोग वही जैसे डॉक्टर दीक्षा ने कहा, जैसे योगिता ने कहा, उन लोगों ने पहले हमेशा फीमेल को पुश फॉरवर्ड करते हैं कि उनका हम लोग ट्रीटमेंट करा लेते हैं, मेरा ठीक है। तो हम लोग जब देखते हैं और उनका खराब रिपोर्ट आता है तो फिर उन लोगों को समझाना वाकई में थोड़ा सा मुश्किल होता है। पर क्या होता है, हम लोग पास अब डिफरेंट तरीके आए हैं, ट्रीटमेंट आए हैं मेल के लिए भी। ऐसा नहीं है कि अगर उनका शुक्राणु कम है तो फिर वो कभी बाप नहीं बन सकते। अभी हम लोग पास बहुत सारे ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ है जिसके शुक्राणु कम है या फिर जिसके शुक्राणु मिल नहीं रहे, हम लोगों को वहाँ पे सीमेन पे शुक्राणु नहीं मिल रहे, तो उनके भी हम लोग के बहुत सारे चीज़ें हैं। जिस शुक्राणु अगर कम है तो फिर हम लोग इक्सी के द्वारा वो उन लोगों को भी बाप बना सकते हैं। जिसके हम लोग वीर्य में शुक्राणु नहीं मिल रहा है तो हम लोग डायरेक्टली टेस्टिस से इंजेक्शन के द्वारा हम लोग शुक्राणु निकाल सकते हैं। तो जब ये ट्रीटमेंट मोडालिटीज हम लोग को बताते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाता है उन लोग को एक्सप्लेन करना। हस्बैंड के एक टेस्ट के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है कि ज़्यादातर लोग सिर्फ अपना सीमन एनालिसिस कराते हैं, वीर्य की जांच, जिसमें वो सिर्फ काउंट के ऊपर फोकस करते हैं कि हमारे वीर्य में शुक्राणु की संख्या कितनी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है, ठीक है, क्योंकि काउंट के अलावा दो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है। एक होती है शुक्राणु की मोटिलिटी, चलनशीलता, कि वो कितनी है, ठीक है, और थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट होता है शुक्राणुओं का स्ट्रक्चर, उनकी बनावट कैसी है। क्योंकि कभी कभी किसी हस्बैंड के 100 भी स्पर्म्स है, 100 मिलियन, लेकिन शुक्राणु सारे के सारे एबनॉर्मल है, खराब है, तो डेफिनेटली उससे आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। और कभी कम काउंट है तो उसके बावजूद पर अच्छे स्पर्म्स है तो उससे उनको प्रेगनेंसी हो सकती है। और इसी के साथ उम्मीद करते हैं हमारे सभी दर्शकों को निसंतानता और इनफर्टिलिटी से जुड़े सभी सवालों के जवाब मिले होंगे। हमारे साथ आज इस स्पेशल फेसबुक लाइव में जुड़ने के लिए